Okay, students. So good evening again to all, and welcome back to Learners Academy. So basically, we are at session number 3 of this analysis class of this test paper. ठीक है, टेस्ट पेपर इतना लंबा है और फिर एक एक चीज समझानी पड़ती है, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अवर टाइम. कोई बात नहीं, इधर अभी जितना अपन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये वेस्ट नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्ट हो रहा है. ओके, द मोर वी इन्वेस्ट हेयर द मोर वी गेट गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम. चलिए, तो हमने कहाँ तक किया सेशन 2 में? क्वेश्चन नंबर, कैन समवन रिकॉल? सेक्शन डी स्टार्ट कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 32 कर दिया शायद, राइट? हो गए दोनों पार्ट्स. तो 33 से स्टार्ट करना है ना, यही है? ओके, यस सर. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33, ये 5 मार्कर क्वेश्चन चल रहे हैं, हम सेक्शन डी में एंटर कर चुके हैं. 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स जिसमें हमको करने थे, एक क्वेश्चन हमने कवर किया. इसमें 2 इंटरनल चॉइस मिलेगी. देखो आपको क्वेश्चन नंबर 32 में मिली है एंड 34 में. एग्जैक्टली सीबीएसई बोर्ड पैटर्न में आपको ऐसा कैसा पेपर दिखाई देगा जिसमें आपको 5 मार्कर में 2 इंटरनल चॉइसेस दिखाई देंगी. क्वेश्चन नंबर 33 इज ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the points of the trisection of the sides AB, BC, CD and D respectively and are adjacent to A and C and prove that PQRS is a parallelogram. तो ईमानदारी से बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया था क्या? सॉल्यूशन तो दूर की बात है, अगर किसी ने किया होगा तो नो डाउट आ गया होगा. आरबीएससी की बुक का है आपका, है ना? एनसीईआरटी में नहीं दिखाई देगा क्वेश्चन, बट दिस वाज फ्रॉम आरबीएससी बुक. ठीक है, क्या कह रहा है कि एबीसीडी एनी क्वाड्रिलेटरल है, तो वी विल ड्रॉ एनी क्वाड्रिलेटरल. जल्दी से देखो कैसे करेंगे हम इसको. वी विल ड्रॉ एनी क्वाड्रिलेटरल. तो जब हम एनी क्वाड्रिलेटरल बात करते हैं तो डोंट ड्रॉ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम और स्क्वायर और रोम्बस, ऐसा कुछ नहीं बनाना है ना. एनी क्वाड्रिलेटरल मींस एनी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स अलग अलग हो, चारों एंगल्स भी अलग अलग हो, स्केलिन क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, लेट्स से ए बी सी डी, ए बी सी डी कहीं से भी मार्क कर दो, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. चलो नीचे से मार्क करते हैं फिर हम, ए बी सी डी. ठीक है, ठीक है. अब सुनिए आगे क्या कह रहा है. इसके P, Q, R एंड S आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. अब पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है? देखो, एक लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन क्या होगा? जो इसको बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे काटेगा. दैट मींस इट विल डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो इट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन. ट्राइसेक्शन क्या होगा? जो 1/3 पार्ट में काटेगा. अब 1/3 पार्ट में एक पॉइंट तो नहीं काट सकता. देखो ध्यान से, 1/3 पार्ट मतलब आपको 3 हिस्से बनाने हैं, सो यू विल नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स. ये सब एग्री करते हो कि अगर आपको 2 पॉइंट, अगर 3 इक्वल पार्ट्स बनाने तो आपको 2 जगह से कट लगाना पड़ेगा. बट हमारे पास तो एक ही पॉइंट है. देखो, ए बी के लिए P है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, Q इज फॉर BC. तो हर एक लाइन सेगमेंट के लिए एक साइड के लिए एक ही पॉइंट है. तो क्या मतलब हुआ फिर ट्राइसेक्शन का? फिर मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट कहीं भी एक जगह कट लगेगा, एक हिस्सा 1/3 होगा, दूसरा हिस्सा 2/3 होगा. यही पॉसिबल तरीका है इसको डिवाइड करने का. तो अब फिर अगेन सवाल ये आता है कि सर 1/3 यहां से लूं, जैसे मैंने ए बी पे P मार्क किया, लेट्स से मैंने ए बी पे P मार्क किया, तो मैं 1/3 यहां पे लूं भाई, ये 1/3 और ये 2/3 लूं, या फिर मैं कट वहां पे लगाऊं ताकि ये 1/3 और ये 2/3 हो जाए. तो आगे उसने क्लियर कर दिया है, सुनो ध्यान से. एडजेसेंट टू ए एंड सी, तो ए एंड सी से एडजेसेंट लेना है, यानी कि आपका जो फिगर बनेगा वो ए सी की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखना चाहिए. अब देखो, मैं ए की तरफ से 1/3 काटूंगा ना, तो आपका जो अंदर वाला फिगर बनेगा जिससे आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, वो ए सी की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे, ए सी डायगोनल की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा. देखो कैसे. ए बी, एक मिनट में थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दूं उसको. देखो, ए बी पर मैंने कट लगाया P, देन BC पर, ए बी पे मैंने कट लगाया P. तो अब इसी रेशियो में, अब B के नजदीक आप लगाओ Q 1/3, देन C के नजदीक आप लगाओ R 1/3 एंड फिर D के नजदीक लगाओ आप S. दैट मींस ये हिस्सा तो 1/3 है, ये हिस्सा 2/3 है. सिमिलरली ये हिस्सा 1/3 है, ये हिस्सा 2/3 है. सिमिलरली ये 1/3, ये 2/3, ये 1/3. समझ में आया यहां तक? क्लियर सबको? प्लीज कंफर्म यहां तक क्लियर है? तो अब जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, P को Q से, Q को R से, अब ये परफेक्ट फिगर नहीं बनेगा बिकॉज मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं. जब हम इसको रूलर एंड स्केल से थोड़ा सा क्लीन बनाएंगे, नीट बनाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि अंदर वाला फिगर विल बी पैरेललोग्राम. अंदर वाला फिगर पैरेललोग्राम बनेगा. ऐसा आपको याद भी रखना है और प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? अब बताओ, जिनको भी पहले नहीं आया था क्वेश्चन समझ में आया, तो अब प्रूफ सेक्शन चालू करें इसका. फिर हम बोलो प्लीज कंफर्म, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? द गिवन पॉइंट्स बोलो बच्चों. क्लास 10th, एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके, तो केवल यश को आवाज आ रही है क्या? बाकी सब खाना खा रहे हैं? नो सर. ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू. तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, मुझे प्रूव करना है कि PQRS शुड बी अ क्वाड्रिलेटरल. तो लेट्स से कि PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये बात तो मुझे करनी है प्रूव. तो टू प्रूव में आप डाल दोगे PQRS इज ए, सॉरी पैरेललोग्राम, नॉट क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम.
स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, वो प्रूव करना है। ये आपको किसी भी एंगल से भी ग्रीन फिगर ये पैरेललोग्राम नहीं लग रहा होगा, आई एग्री टू दैट, बट अभी मैनेज कर लो है ना, क्योंकि मेरे हाथ क्या है अभी वो रूलर वगैरह नहीं है मेरे पास है ना, तो वो फ्री हैंड से कुछ ऐसा ही बन पाया। तो इसको करने के लिए, ये तो टू प्रूव वाला सेक्शन है ना, इसको करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कुछ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो हमने एसी डायगोनल के सहारे सहारे इसको बनाया ना, तो वी विल ड्रॉ डायगोनल एसी, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है। अब सपोज करो आप 1/3 आप इधर से काटते हैं ना, तो ये बीडी डायगोनल के सहारे सहारे जाता हुआ एक पैरेललोग्राम बनता बीचों बीच। तो उसने क्लियर कर दिया एसी डायरेक्शन में जाना है, तो इसीलिए 1/3 इधर 2/3 इधर, फिर नीचे से 1/3 इधर 2/3 ऊपर, फिर इधर से 1/3 इधर 2/3 इधर, और फिर ऊपर से 1/3 ऊपर और 2/3 नीचे। तो देखो अगर ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो क्या आप मानते हैं ये रेशियो 1:2 होगा? बोलो, ये रेशियो 1:2 होगा, मानते हो? एपी इज टू पीबी 1:2 होगा, क्योंकि 1/3 एंड 2/3 है नहीं है ट्राई सेक्शन में, तो 1/3 एंड 2/3 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो 1:2 का रेशियो है एपी इज टू बीपी का। बताओ, बोलो भाई, एपी इज टू पीबी, या फिर दूसरा उधर से ले लो बी क्यू इज टू क्यू सी, या फिर ऊपर से लो सी आर इज टू आर डी, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ds is to as या sa, all of these will be equal to 1/2, yes or no? बताओ, ये चीज समझ में आया सभी को? ये 1:2, ये 1:2, ये 1:2, एंड अगेन ये भी 1:2। बताओ ये चीज समझ में आई? बोलो बच्चों, अगर डाउट है तो बोलो डाउट है, और जिसको जिस किस्म की डाउट है पूछो फिर। बोलो, क्लास 10th। यस सर। क्या यस सर? समझ में आया या डाउट है या क्या? आ गया सर समझ में। आ गया, ओके। प्रियांशु, Yes, sir. निकिता, मुस्कान, कनिका, ओ सॉरी, सौम्या, सुयश, यश एंड सुप्रिया, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे प्रूव करें इसको? देखो हम यहाँ पे बीपीटी लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने कल भी इक्वेशन में लगाई थी। देखो अब ध्यान से, अगर मैं ट्रायंगल बीएसी कंसीडर करूं, प्रूफ सेक्शन कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख देना प्लीज है ना, इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या होगा, ज्वाइन द डायगोनल एसी, ज्वाइन द डायगोनल एसी। अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं और गिवन पॉइंट्स ऊपर डलेंगे जो डलेंगे इसी। अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ सेक्शन में सबसे पहले आप मुझे बताओ, आई विल कंसीडर द नीचे वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी। तो इन ट्राइंगल एबीसी टेल मी वन थिंग, इन ट्राइंगल एबीसी टेल मी वन थिंग, बीपी इज टू एपी या फिर एपी इज टू बीपी ले लो, चलो एपी इज टू बीपी का रेशियो 1/2 है, एक तरीके से गिवन है। ये नीचे के सारे रेशियो 1/2 है, ये मुझे गिवन है ना, पहली बात ये। और उधर से आओ, बी क्यू इज टू क्यू सी, वो रेशियो भी 1/2 है ना। तो लेट्स से दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ये दोनों रेशियो बराबर हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट कि एपी बाय बीपी विल बी इक्वल टू बी क्यू बाय क्यू सी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा नहीं लगा, देखो चेक करो, एपी बाय बीपी इक्वल टू एपी बाय बीपी इक्वल टू बी क्यू बाय क्यू सी। बताओ कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा नहीं लगा? टेल मी वन थिंग, बोलो। गलत किया है मैंने, बताओ क्या गलती करी है? बोलो बच्चों क्या गलती करी है? बता सकता है कोई क्या गलती करी है? स्टार्टिंग से फिगर गलत है, स्टार्टिंग से फिगर गलत है। देखो अलोंग द एसी का मतलब क्या था? अलोंग द, देखो ये फिगर, ये रेशियो सेम है ही नहीं, चेक करो, एपी इज टू पीबी 1/2 है, जबकि बी क्यू एपी इज टू पीबी का रेशियो सी क्यू इज टू बी क्यू से मैच करना चाहिए है ना। हमारा एपी इज टू बीपी का रेशियो बी क्यू इज टू, देखो ट्राइंगल के अंदर बीपीटी लगाते थे तो कुछ ऐसा होता था कि दिस रेशियो वॉज इक्वल टू दिस रेशियो, हमारा तो उल्टा हो रहा है। एपी इज टू पीबी का रेशियो है तो वहां से सी क्यू इज टू क्यूबी का रेशियो होना चाहिए था, ठीक है ना। एंड नो वंडर, देखो हमारा फिगर भी इसलिए तो अंदर वाला पैरेललोग्राम नहीं बना है ना, चेक करो। हमको लग रहा था कि फ्री हैंड से बनाया इसलिए नहीं बनाया, बट एक्चुअली हमने फिगर सही बनाया ही नहीं। अब देखना ध्यान से, करेक्ट करेक्ट चीज क्या होगी इसमें, हमको गिवन था कि ए और सी से 1/3 शुरू करना है, ए और सी से। देखो ए से तो मैंने 1/3 शुरू किया, लेकिन सी से मैंने 2/3 शुरू कर दिया। सी की साइड से 2/3 है और नीचे 1/3 लिया, जबकि ये क्यू की जो पोजिशनिंग होगी वो सी की तरफ होगी, तभी तो वहां से 1/3 होगा और तभी तो अंदर पैरेललोग्राम बनेगा और तभी तो बीपीटी लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होगी, गलती कर भी दें तो बस पकड़ में आ जाए जल्दी से। P एंड हेयर विल बी Q, और ये तो चलो C की तरफ ही है, तो फिर ये कहां जाएगा? देखो
AP इज टू PB, CQ इज टू PB, ठीक है। ये यहाँ से तो ये S नीचे आएगा, S भी नीचे आएगा, यस। अब ठीक है, तो अब पिक्चर परफेक्ट है, देखो S है ना। अब आप ज्वाइन करो, देखो ये पैरेललोग्राम की तरह अब ज्यादा लगेगा, हालांकि एग्जैक्ट तो फिर भी नहीं लगेगा क्योंकि अभी है तो फ्री एंड ही, बट फिर भी पहले से तो बेहतर लगेगा ना। अब तो आप एग्री करोगे कि हाँ सर इट अब लगी कोई पैरेललोग्राम वाली बात, लगी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल टाइप की बात, ठीक है ना। तो अब देखो ये 1:2 है और ऊपर से नीचे 1:2 है, ऊपर से नीचे 1:2 है, ठीक है। तो AP बाय BP, तो यहां से 1/2 वाला रेशियो कौन सा हो जाएगा, QC बाय BQ हो जाएगा। फिर बदल कर लेते हैं, CQ या QC क्या, तो CQ डिवाइडेड बाय BQ, ये 1/2 है। तो AP बाय BP इज इक्वल टू CQ बाय BQ है, ठीक है। फिर उस हिसाब से तो यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हैं, तो इसको मत कंसीडर करना आप, अभी मैं बता दूंगा नेक्स्ट रेशियो क्या लेंगे ना, ठीक है। तो अब आप ट्राइंगल ABC में कन्वर्स ऑफ BPT बिल्कुल लगा सकते हैं, चेक करो। अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ BPT, तो देखो AP बाय PB का रेशियो CQ बाय QB के बराबर है। तो इससे इस रेशियो को उठाकर एंड अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ BPT में क्या बात साबित कर सकता हूं, सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, बोलो बच्चों। अगर हमारे पास ऑलरेडी रेशियो गिवन होता है तो BPT की देन क्या है, क्या मिलता है इससे हमको, पैरेलल वाला पॉइंट। तो कौन सी साइड किसके पैरेलल होगी बताओ, PQ विल बी पैरेलल टू AC, यस और नो, बोलो। Yes, sir. देखो भाई, ट्राइंगल के अंदर अगर पैरेलल वाली चीज गिवन है तो BPT की देन में हमको रेशियो मिल जाता है, लाइक दिस। तो अब रेशियो गिवन है तो उल्टा लगा दें, कन्वर्स लगा दें तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, उल्टा होगा ना, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ BPT से मुझे कौन सी लाइन किसके पैरेलल मिल गई, PQ पैरेलल टू AC मिल गई, यस और नो, बताओ यहां तक कोई डाउट। अब PQ पैरेलल टू AC को आप पैक कर दो एक ब्रैकेट में, लेट्स से इसको कोई थर्ड इक्वेशन मान के छोड़ दो। अब आप ट्राइंगल वो वाला लो, अगर आपने ABC लिया तो अब आप DAC भी तो ले सकते हो। तो मैं साइमल्टेनियसली कहाँ लूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, चलो यहाँ ले लेता हूँ शॉर्ट में। नाउ इन ट्राइंगल DAC, अब थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा मैं। देखो पहले आपने ये वाला ट्राइंगल लिया, पहले आपने ये वाला ट्राइंगल लिया ABC, तो अब आप ट्राइंगल लो ADC, ऊपर वाला डायगोनल के ऊपर वाला ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ADC, उसके अंदर आप चेक करो कौन कौन सी रेशियो इक्वल है। तो आप देखोगे AS बाय SD 1/2 था, और सिमिलरली CR बाय RD भी 1/2 था ना। तो दोनों वही इक्वेशन 3 4 बना के उन दोनों को इक्वेट करके क्या लिख सकता हूं मैं, AS बाय SD इक्वल टू CR बाय RD, बोलो लिख सकते हैं, टेल मी। अगेन कन्वर्स ऑफ BPT लगा दें तो बताओ कौन सी चीज किसके पैरेलल हो जाएगी, सिमिलरली लगा देता हूं बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल में बोलो कौन सी चीज किसके पैरेलल हो जाएगी, SR is parallel to AC. SR इज पैरेलल टू AC, तो SR पे पैरेलल हो गई AC के। तो भैया ये PQ जो है इस AC के पैरेलल है, और ये SR है ये भी AC के पैरेलल है, तो क्या PQ AC के इसके SR के पैरेलल नहीं हुई, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल, तीसरी लाइन में दूसरी लाइन के पैरेलल, तो बीच वाली लाइन को हटा दें तो पहली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल हो गई, बताओ बताओ। तो ये थर्ड एंड फोर्थ का अगर मैं मर्ज करूं फ्रॉम 3 एंड 4 अगर देखें तो क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल SR हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को, नो सर। नो। No, sir. अब पैरेललोग्राम में तो बोथ पेयर्स पैरेलल होते हैं ना सर, ये तो एक ही पेयर पैरेलल हुआ है, अभी तक तो आपने केवल एक आमने सामने की साइड पैरेलल प्रूव, ये तो ट्रेपेजियम हो जाएगा फिर, अगर आप एक ही पेयर पैरेलल करके रह जाओगे तो इट विल बी ट्रेपेजियम। तो आपको ये भी प्रूव करना है कि ये और ये भी पैरेलल है, तो क्या यही प्रोसेस फिर से घुमा फिरा के वापस ये का यही लिखना है। सो द आंसर इज, अगर अब देखो 5 मार्कर है तो 5 मार्कर में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको अगेन BD डायगोनल ड्रॉ करना चाहिए, और ये का यही प्रोसेस फिर से रिपीट करना चाहिए। अब की बार ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BCD, ये दो ट्राइंगल लेने चाहिए, वही सेम चीज क्या हो जाएगी, पहले SP पैरेलल BD निकलेगा, फिर RQ पैरेलल अगेन BD निकलेगा, BD बीच में से हट जाएगा तो SP पैरेलल RQ जाएगा। तो करेक्ट प्रोसेस तो ये, बट हेयर आई विल गिव यू द मार्क्स अगर आपने नहीं भी किया और आपने इतना ही लिख दिया है कि सिमिलरली, कई बार क्या होता है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होता है तो अपन क्या लिख देते हैं, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसलिए चलो मैं मार्क्स दे देता हूं, बट आई विल सजेस्ट अगर टाइम बचा हो तो आप इसको प्रोसेस को फिर से रिपीट कर देना अगर टाइम बचा है तो। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट, क्या वेटेज को देख लेना कितने वेटेज का क्वेश्चन, इट कैन बी प्रूव्ड दैट कि दूसरी साइड भी पैरेलल हो जाएगी, ऐसा SP या PS
पैरेलल टू क्यू आर। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल की दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है चार भुजाओं वाला, उसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, दिस वन एंड दिस वन, तो फिर इट विल बी कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। तो इन दोनों को बात को मर्ज करके लिख देंगे हम, सो हेंस यहां लिख देंगे हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यही प्रूव करना था, बताओ, बोलो समझ आया? तो एनसीईआरटी में नहीं है ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना बच्चों। क्लास 10th बोर्ड का ये आरबीएससी की बुक में मिल जाएगा, और क्लियर अगर आपको अभी थोड़ा होच पोच लग रहा है तो आप अकेले में आ जाना, समझ लेना, आपकी बुक से समझा देंगे। बताओ बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं। Yes, sir. ओके, सो बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे, तो आई विल अज्यूम कि सबको समझ में आ रहा है। तो इफ यू फील एनी डाउट और डिफिकल्टी, सो यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स एंड आस्क द क्वेश्चन, आस्क एनी डाउट और एनी क्वेरी। चलो जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, यस क्वेश्चन नंबर 34 भी अच्छा क्वेश्चन था, एक्सपेरिमेंटल था थोड़ा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। सिलेंडर में से कौन निकाल रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर में से कॉनिकल कैविटी बाहर निकलती, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, तो जो निकालने के बाद उसको तो फेंक दिया निकाल के, जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसमें कितना सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया है ना, इसमें टोटल चाहिए, टोटल मतलब जितना दिख रहा है। तो सपोज करो मैं उसमें से कुछ निकाल रहा हूं, तो अंदर की साइड भी सरफेस बन चुका है कॉनिकल टाइप का, उसको काउंट करना मत बोलना, ठीक है, ये गलती हो जाती है बस। तो दैट से इसका एक रफ फिगर तैयार करते हैं। तो सिलेंडर बनाना है, लेट्स से ये सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इसमें से क्या निकालना है आपको, कॉनिकल कैविटी निकालनी। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये कि सर जितनी हाइट पे सिलेंडर है क्या उतनी हाइट की कैविटी निकली है क्या कॉनिकल? नहीं, देखो सिलेंडर की हाइट है 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट है 20 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायामीटर है 12 सेंटीमीटर, तो डायामीटर 12 सेंटीमीटर, तो मैं सीधे रेडियस 6 सेंटीमीटर मार्क कर देता हूं, इतना आप समझ जाओगे। डायामीटर से अगला डायामीटर मिलते हैं, अगली फुर्सत में अपन रेडियस निकालते हैं। सो ये रेडियस हो जाएगा मेरा 12 का आधा 6 सेंटीमीटर, ये आप निकाल ही लोगे, ठीक है। आगे सुनो, कैविटी जो निकली है वो उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर ही है, यानी पूरा डेप्थ में से कैविटी नहीं निकाली है, ऊपर ऊपर से निकाली। ऑब्वियसली नीचे से तो कैसे निकालेंगे, है ना, ऊपर से ही निकाल पाओगे ना। तो ऊपर से 8 सेंटीमीटर की कैविटी निकाली है, लेकिन उसकी रेडियस सेम है, चेक करो रेडियस दोनों की सेम है। तो अगर ये क्वेश्चन, अगर इसमें रेडियस भी फेरबदल कर देता, मतलब कम रेडियस की निकालता, तो सोचो इमेजिन करो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता, पर उसने ऐसा बनाया नहीं। तो आई वंडर ऐसे क्वेश्चन भी हम करते, पर पता नहीं कि उसने रेडियस सेम रख दिया। चलो इजी कर दिया आपके लिए काम। देखो 6 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर निकालेंगे तो बिल्कुल अड़के निकलेगा, बस हाइट कम रहेगी, ठीक है। तो जो चीज बाहर निकलेगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए, देखो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, रेडियस सेम है, बस हाइट थोड़ी सी कम है, मतलब 6 कितनी निकाल रहा है वो 8 सेंटीमीटर, मतलब आधे से भी कम है। तो लेट से यहां से इसने ये कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल दी, पर रेडियस बराबर रखी, जितनी चौड़ाई है सिलेंडर की उसी चौड़ाई की उसने निकाली। अगर उसकी कम चौड़ाई की रखता ना तो फिर मजा आता करने में। तो आप इमेजिन करना वैसा क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या करेंगे, है ना, फिर कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर तो निकाल लिया भाई साहब, यहां से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर की हाइट का तो उसने बाहर ही निकाल दिया। तो नीचे कितना बचा, 12 20 में से 8 गया ना, 12 सेंटीमीटर नीचे बचा, ठीक है फाइन। अब क्या करें, तो जो सॉलिड निकाल दिया, जो बच गया, यानी कि ये वाला पार्ट बच गया अंदर की साइड से, अंदर की साइड से वाला पार्ट बच गया, और बाहर की साइड से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, सिवाय एक बेस खत्म हो गया। देखो पहले सॉलिड था सिलेंडर, लेट से ये सॉलिड एक बॉटल है ना, लेट से ये सॉलिड सिलेंडर है, तो बाहर पहले जब ये सॉलिड था तो ऊपर वाला फेस भी दिखाई दे रहा है, नीचे वाला सर्कुलर फेस भी दिखाई दे रहा है, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिखाई दे रहा है ना। तो इसका एरिया कैसे निकालते, कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ते, नीचे का बेस जोड़ते, ऊपर का बेस जोड़ते। बट अब क्या हुआ, नीचे इसके अंदर से आपने कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल दी, तो ऊपर का बेस खत्म हुआ, मानते हो नहीं मानते हो, ऊपर का बेस हट गया बिल्कुल, अब है ही नहीं वहां पे, बेस नहीं है वहां पे, खाली है वो, है ना। तो एक नीचे का बेस बचा, एक सीए से बचा, और जब उस कॉनिकल कैविटी को निकाला गया तो अंदर की साइड से कोन शेप में एक कैविटी की तरह आपको एक शेप दिखाई दे रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब आंख से जितना दिख रहा है वो सारा एरिया चाहिए। लेट्स से कॉनिकल कैविटी निकालने के बाद आपको कह दिया गया भाई अब इस रिमेनिंग सॉलिड को पेंट करना है, तो पेंट करोगे तो आपको अंदर भी खाली दिखाई दे रहा है, उधर भी पेंट करोगे, उसका भी आपसे वो जो मिस्त्री है मजदूर है वो आपसे पैसा मांगेगा, भाई भैया इसको भी पेंट किया है, और खाली छोड़ दोगे नहीं करोगे तो भद्दा लगेगा। तो समझ में आ गया होगा। देखो बाहर से सीएसए का कुछ नहीं बिगड़ा है, बेस ये एक अभी भी कायम है, ऊपर वाला बेस खत्म हो चुका है, और अंदर से एक सीएसए ऑफ कोन, कोन की सीएसए की शेप में एक शेप एक फिगर और बन चुका है। टेल मी समझ में आया क्या?
बेटा ऑनलाइन में इतना ही समझा सकता हूँ, बाकी अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कल पूछ लेना, बट बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो बताओ, तो फिर से शुरू करूं, और थोड़ा बहुत भी आ गया हो तो बताओ, बताओ जवाब दो, बोलो बोलो, आ गया, चलो गुड। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकाल रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आपको बता तो दिया इसे भी क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या हटेगा, क्या होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे हम शॉर्ट में फटाफट से। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में देखो क्या क्या बताया, एक तो सी एस ऑफ सिलेंडर होता है, क्या है सी एस ऑफ सिलेंडर, टेल मी फॉर्मूला, फॉर्मूला टू फाइंड सी एस ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच। RH। यस, एक नीचे का बेस अभी भी कायम है, सर्क्यूलर बेस, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, टेल मी, ठीक है ना, ऊपर का बेस तो खत्म हो चुका है ना, तो ऊपर के बेस की जगह फिर अब क्या है आपके पास, कॉनिकल कैविटी, तो कौन का क्या है वो सी एस ही तो है, ये वाली चीज क्या होती है, यस सी सर। एस ही तो होती है, तो कौन का सी एस होता है, क्या है बताना जरा, पाई आर एल। यस सर। अच्छा, अब देखो सबसे पहली चीज आप ये नोटिस कर लेना कि देखो आर 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 तीनों जगह सेम रख सकता हूं, क्योंकि रेडियस पूरे ऑब्जेक्ट का सेम है, जो बाहर निकला है उसका रेडियस भी सेम है, जो अभी कायम है उसका भी सेम है, जो पहले था उसका भी सेम है, तो आपको R1 R2 R3 रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज। अच्छा जी, अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, टेल मी। तो ये है, ये छह है, देखो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितने हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 6 8 10, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो डबल कर दें तो 6 8 10 का है ना, निकाल लोगे ना भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का सम का रूट, यस सर। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का सम का रूट, इट विल बी इक्वल टू 10, तो इस एल की जगह तो 10 आ जाएगा, है ना। तो लेट्स से कि वो हाइट आ गई मेरी, वो क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई, तो नहीं हाइट क्यों आई, वो एल ही आई ना, सॉरी वो एल ही आई, कुल मिला के मैंने निकाल ली, चलो ठीक है, ये निकल जाएगी। अब एक तरीका ये है कि अब सबकी वैल्यूज रख दो और आंसर निकाल दो, बट स्मार्ट टेक्निक क्या कहती है कि जब वैल्यूज यहाँ पे पैरामीटर सेम है तो वाई नॉट टू टेक द कॉमन आउट ऑफ देम, तो देखो पाई आर पाई आर पाई आर सब में कॉमन है, देखो कितना शॉर्ट हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, क्या बचा यहाँ से 2h, यहां से क्या बच गया, एक सिंगल आर, एंड यहां से ओनली द स्लैंट हाइट तेरिया ऊंचाई। चलो जी, पाई इज 22/7, रेडियस इज व्हाट 6, अंदर चलते हैं, 2 इंटू एच, हाइट, अब ये हाइट किसकी है, अब ये हाइट किसकी है बताओ, ये सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट टोटल 20, समझ आया, अंदर कोन की हाइट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोन में तो स्लैंट हाइट आती है, कोन की हाइट तो कोन के वॉल्यूम में आती है, समझ रहे हो ना, कहीं ये हाइट आप 8 सेंटीमीटर लगा दो, ये सिलेंडर की हाइट है, समझ गए क्या बताओ, तो 2 इंटू Yes, 20 sir. प्लस इधर से सिंगल आर बचा था, आर सबका सेम है 6, एंड स्लैंट हाइट अभी अभी आपने निकाली 10, चलो जी इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 इंटू 20 40, नहीं पहले एक बार जोड़ लो सबको, 40 प्लस 6 46, 46 प्लस 10 56, सो 7 8 56 फाइन, सो 22 6 132, 132 इंटू 8 कर दो जल्दी से, 8 2 16 रिमाइंडर 1, 24 एंड 125 रिमाइंडर 2, 8 1 8 and 2 10, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेल मी, कोई डाउट, बोलो 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 जल्दी बोलो, रात्रि का समय है भाई, जल्दी कर जाना है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, एनी डाउट्स प्लीज आस्क, एंड यस हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल, आई फॉरगॉट टू विश ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो कितना अच्छा वैलेंटाइंस डे जा रहा है हमारा, वैसे वैलेंटाइन डेज का अनदर मीनिंग होता है पता है क्या, वेल इन टाइम, वेल इन टाइम, सो इट्स हाई टाइम वी शुड बी वेल इन टाइम प्रिपेयर्ड फॉर अवर एग्जाम्स, तो हर एक चीज को कनेक्ट करो आप पढ़ाई से, है ना, अभी आपकी जिंदगी में 3 ही काम करने, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। चले नेक्स्ट, बोलो वही, shall we move further to the second part, इसका यस ऑप्शन भी सर। है, तो ऑप्शन भी हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन सुनो, वो दूसरा ऑप्शन आपका एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट हो गई, पढ़ते हैं फटाफट, ये तो हमने कई बार किया है, फिर भी एक बार लास्ट टाइम और, है ना। अ वेल ऑफ डायमीटर, एक कुआं खोदना है भैया, 3 मीटर गहरा, नहीं सॉरी 3 मीटर चौड़ा, डायमीटर है 14 मीटर डेप्थ गहरा, अब कुआं कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, the earth taken out of it has been spread all around it in the shape of a circular ring of white width 4 meter to form an embankment, embankment का मतलब बताया चबूतरा, चबूतरा बनाते हैं ना, हम देखते हैं गांव में जाते हैं तो कुआं खुदा रहता है, चारों तरफ चबूतरा बना रहता है, तो अब वो चबूतरा बनाने के लिए, उसको खोदने के लिए जो अर्थ निकली, दैट मीन्स उसमें जो सॉइल या मिट्टी निकली, उसी मिट्टी को जमा कर वो चबूतरा बनाया गया है, और चबूतरा कैसे बनाया है, उसी के चारों तरफ, तो सर्क्यूलर रिंग टाइप में चबूतरा बनेगा, आप इमेजिन करना कैसे बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे, ये तो मान लो हमारा वेल है, तो इसी के चारों तरफ ऐसे चबूतरा बन गया होगा, सर्क्यूलर रिंग जिसको अपन कहते हैं ना, और उसकी थोड़ी सी ऐसे हाइट भी होगी, ऐसे हाइट होगी और ऐसे होगा, इमेजिन हो गया। तो अब जो चबूतरा बना है उसका वॉल्यूम और जो मिट्टी निकली है उसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि इसकी हाइट कितनी है, इस चबूतरे की हाइट एक्चुअली कितनी है, समझ आ गया, ठीक है, बोलो। तो लेट्स से कि ये तो कुआं खुद गया,
बस एक लास्ट ही क्वेश्चन है इसके बाद तो। अच्छा एक केस स्टडी है, केस स्टडी तो काफी सरल है वैसे। तो वी आर डन, ऑलमोस्ट डन, फटाफट खत्म करते हैं। देखो ये तो है हमारा कुआं खुद गया साहब सिलेंड्रिकल शेप में। ओके ओके, सो ये कुआं खोद चुका है। कितना गहरा खोदा है हमने? काफी गहरा खोद दिया, 14 मीटर्स डीप, 14 मीटर्स डीप। और डायमीटर है 3 मीटर, तो डायमीटर तो नोट करना ही नहीं होता है, डायमीटर देख के एंड टू एंड रेडियस नोट करना होता है। सो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 या 1.5 meters. And what is height? Height is actually 14 meters of the well, of the well, not of the चबूतरा। चबूतरे की हाइट तो आपको निकालनी है। Now what? तो एम्बैंकमेंट जो है वो पूरा नीचे तक नहीं जाएगा, ये चीज एग्री करोगे भाई? जितना हम कुआं खोदेंगे उतना नीचे थोड़ा ना, एम्बैंकमेंट तो एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर बनेगा। दैट मीन्स मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, इमेजिन करना देखो, क्योंकि 3D में इमेजिनेशन ही चलता है। ओके सो लेट्स से दिस इज अवर ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल के नीचे नीचे तो कुआं है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर बनेगा चबूतरा, नीचे नहीं बनेगा, है ना। तो वो जो चबूतरा बनेगा इसके आसपास, मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूं उसको, उसकी हाइट आपको पता लगानी है। तो उसका जो आसपास जो चबूतरा बनेगा, यू विल एग्री कि वो भी सिलेंड्रिकल ही बनेगा, लाइक दिस। बोलो इमेजिन हो रहा है क्या? ऐसे चबूतरा बन जाएगा थोड़ा सा? बोलो जवाब दो। बताओ आया थोड़ा बहुत समझ में? कुआं नीचे खुदा, Yes. मिट्टी उठाई, उसी कुएं के चारों तरफ थोड़ा सा चबूतरा बना दिया। अब ये चबूतरे की हाइट क्या है ये आपको पता करनी है। लेट्स फाइंड द हाइट ऑफ दिस चबूतरा, है ना, ये आपको पता करनी है। अब एक काम करते हैं, देखो दो लोगों की हाइट है, तो लेट्स से कि इसकी हाइट को अपन कैपिटल एच से, सिलेंडर की सारे डायमेंशंस को कैपिटल लेटर से डिनोट करा देते हैं, और जो चबूतरा बन रहा है वो भी सिलेंडर ही बन रहा है, उसके स्मॉल लेटर से डिनोट करा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब इसमें से जो मिट्टी निकलेगी उसी से वो बनेगा, वो भी मुझे पता है ना। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेता हूँ, या वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लेता हूँ, सिलेंड्रिकल वेल। तो फॉर्मूला वही चलता है, पाई आर स्क्वायर एच, सब जानते हैं पाई। अब जो ये है अपना क्या कहते हैं वेल है, इसके सारे लेटर्स कैपिटल मान लेते हैं, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि 2 आर होंगे 2 एच होंगे, 2 आर और 2 एच होंगे। देखो एक मिनट, हाँ एक चीज और, जो ये चबूतरा बन रहा है इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है इन्होंने? 4 मीटर चौड़ा उसने चबूतरा बनाना है। तो आप वो 4 मीटर चौड़ाई किसकी, आप इमेजिन करो, देखो ऐसे गोल खड्डा है, कुआ तो क्या है, खड्डा ही है जमीन के अंदर, तो उसके इर्द गिर्द 4 मीटर ऐसे चौड़ा चबूतरा है। तो वो जो सर्क्यूलर रिंग बनी है, उस सर्क्यूलर रिंग की विड्थ है 4 मीटर। समझ आया? देखो एक बार और देखो भाई, इस लेवल पे तो ये कुआ ही है, ठीक है, तो ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ ये है 4 मीटर, ये विड्थ है 4 मीटर, उससे इधर कितना है, इधर कितना है, चौड़ा कितना है ना, तो ये 4 मीटर। तो इमेजिन करो अगर आपको वेल की रेडियस पता है 3/2, तो अब उस चबूतरे की रेडियस कितनी हो जाएगी? उसमें 4 मीटर चौड़ाई जुड़ जाएगी, उसमें 4 मीटर ये चौड़ाई भी जुड़ जाएगी, है ना। तो 3/2, 3/2 मतलब होता है 1.5, 1.5 और 4 5.5, 5.5 का मतलब 11/2 मीटर हो जाएगी उसकी चौड़ाई। तो ये ज्यादा आ रही है, तो एक काम करते हैं, इसके स्मॉल आर और कैपिटल आर मानते हैं, और उसके कैपिटल आर और स्मॉल एच और कैपिटल एच मानेंगे। दैट मीन इसको स्मॉल आर स्मॉल एच करो, क्योंकि वेल की तो उल्टा छोटी है, उसकी ज्यादा है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है, ये तो हो गया इसका काम। अब इसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो चबूतरे में लगेगी, तो चबूतरे का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आप मानते हो कि चबूतरा जो है, एम्बैंकमेंट जो है, वो एम्बैंकमेंट होलो सिलेंडर की फॉर्म में है कि नहीं? बताओ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, मानते हो कि वो होलो सिलेंडर है? बोलो 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 बोलो। होलो सिलेंडर मतलब सिलेंडर में से एक सिलेंडर निकाल दिया, खोखला सिलेंडर, वो सिलेंड्रिकल शेप में, क्योंकि नीचे तो कुआ है, बीच में तो कुआ है उसके, है ना, तो वो चारों तरफ ऐसे ही तो है। सो इट इज लाइक होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलते हैं? आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर, यानी कि आउटर सिलेंडर का मतलब हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच ही होगा। देखो जब आप चबूतरे की वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो वो हाइट तो अंदर से बाहर, हाइट तो सेम है ना,
भाई इधर आप स्मॉल एच नहीं लिख सकते क्योंकि स्मॉल एच तो एक्चुअली कुएं की गहराई है, वो तो उधर ही खत्म हो गया मामला, है ना। अब चबूतरा जैसे ऊपर बन रहा है तो जो बाहर से बाहर है उसकी हाइट भी वही है, और जो अंदर से अंदर है चबूतरे लेवल पे वो उसकी हाइट भी वही है, तो ये कैपिटल एच ही रहेगा दोनों जगह, है ना। बस कैपिटल आर और स्मॉल आर का फर्क होगा, बड़ी वाली रेडियस जो विड्थ जोड़ के मिली और छोटी वाली रेडियस जो ऑलरेडी कुएं की रेडियस थी वही छोटी वाली रेडियस हो जाएगी। तो इसके अंदर पाई एच को मैं ले लेता हूं कॉमन, सो आई विल गेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो गया इसका। अब इन दोनों का जो इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें से जो मिट्टी निकली है वो इस चबूतरे में लगी है। सो मैं क्या कर दूंगा, पाई एच, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, अननेसेसरी माइक्स में चलो, पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों को इक्वेट करा देखो मैंने, तो क्या हुआ, क्योंकि इसमें से जो मिट्टी निकलेगी वही तो उसमें लगेगी, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, और कुछ अभी नहीं दिख रहा। चलो तो फिर लेट्स पुट द वैल्यूज। देखो ये कैपिटल एच तो आपको निकालना है, ये कैपिटल एच तो आपको निकालना है, इसको तो एज इट इज छोड़ो। कैपिटल आर कितना है 11/2, 11/2 का स्क्वायर करना है तो यानी 121/4। स्मॉल आर कितना है 3/2, 3/2 का भी स्क्वायर करना है यानी कि 9/4, यानी कि 9/4। एंड इधर आ जाओ, स्मॉल आर कितना है 3/2 यानी कि वही 9/4 इंटू हाइट, हाइट किसकी, ये वाली हाइट, ये है स्मॉल एच 14। ठीक है, इसको इक्वेट करते हैं। सो लेट से 2 से 1 टाइम, 2 से 7 टाइम ये कट गया तो 9 7 या 63/2 हो गया इधर, तो इधर 121 में से 9 गया तो 112/4 काटो पीटो, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। सो 28 इंटू एच, यानी 28 एच की वैल्यू आ गई 63/2। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63/2, 28 को नीचे लेके आओ तो 7 से काटो, 7 9 जा 7 4 जा, सो 9/8 मीटर्स। या तो ऐसे छोड़ दो या फिर 8 से डिवाइड करा दो, तो 8 1 जा 8 बचा 10, 8 1 जा 8 20, 2 जा 16 40, 1.125 मीटर्स इज द आंसर। चबूतरे की हाइट हो जाएगी 1.125। बताओ समझ में आया? तो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आपके एनसीईआरटी का है, सो आई विल कंसीडर इज प्योर एग्जाम मटेरियल, प्योर, मतलब आप मान के चलो इस टाइप का रखा रखा है क्वेश्चन आएगा 4 मार्कर या 5 मार्कर सरफेस एरिया वाले चैप्टर से, ये नहीं आएगा तो इस टाइप का जरूर आएगा। बोलो बच्चों समझ आया? चलो चलते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ, करते हैं इसको डिलीट। ओके अगर मीटिंग एंड हो जाती है और इनकेस नहीं ज्वाइन हो पाते हो तो एक बार आप दोनों आईडीज पे चेक करना है ना, होने वाली वैसे लेस देन 1 मिनट। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, चलो एक बार करो फिर मीटिंग लीव करके वापस आओ, क्योंकि बीच में क्वेश्चन के बीच में छूटेगी तो मजा नहीं आएगा ना। एक बार एवरीवन लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया रैंडमली अल्टप्पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ जैक। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ नॉन एस कार्ड, नॉन एस कार्ड यानी इक्का नहीं, एस कार्ड मतलब होता है इक्का, नॉन एस कार्ड मतलब इक्का नहीं होना चाहिए। रेड कलर कार्ड, लाल रंग का कार्ड होना चाहिए, नीदर एस नॉर ए क्वीन, ठीक है ना, ना तो एस होना चाहिए ना ही वो क्वीन होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 52 पत्तों का बाइफोर्केशन याद होना चाहिए, याद है सबको? इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी, हुक्म चेड़ी नहीं, इंग्लिश में बाइफोर्केशन याद है सबको? बोलो। 52 कार्ड्स होते हैं इन टोटल, बोलो कैसे डिवाइड Yes, होते हैं? sir. सबसे पहले आधे आधे कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड देम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कैसे कैसे? 26 एंड 26, 26 रेड एंड 26 ब्लैक, 26 रेड एंड 26 ब्लैक, ऐसे होता है। देन फिर वो रेड एंड ब्लैक भी दो दो सूट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से रेड के दो सूट्स कौन कौन से बनते हैं बताओ, क्योंकि देखो क्वेश्चन ये थोड़ा ना आएगा, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो अपन को रेडी रहना है, कुछ और नया क्वेश्चन तैयार हो। बोला 26 पत्तों को दो सूट्स में डिवाइड करो 13 13 में, कौन कौन से क्या नाम होते हैं? इन इंग्लिश मुझे नाम चाहिए, हिंदी में नहीं, चिड़ी फिड़ी नहीं। बोलो क्लब, क्लब बोले तो जिसको आप चिड़ी बोलते हो, नहीं क्लब तो यार ब्लैक होती है। डायमंड, डायमंड, अरे भाई माइक ऑफ करो प्लीज। डायमंड एंड द अदर वन इज, दूसरा बोलो। बोलो लाल कलर का, हार्ट, यस हार्ट। सो डायमंड एंड हार्ट, है ना। और इधर आ जाओ, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं ईंट और पान,
ठीक है, ब्लैक कलर के दो सूट्स जो बनते हैं इन इंग्लिश दे आर कॉल्ड क्लब एंड स्पेड। क्लब बोले तो चिड़ी एंड स्पेड बोले तो हुक्म। ठीक है, अब ये सारे 13 होंगे। अब ये बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होंगे। दैट मीन्स जैसे डायमंड से आए हम नीचे, रेड कलर का कार्ड है, रेड कलर ही ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा पत्ता कौन सा माना जाता है? किंग, फिर क्वीन, देन जैक, बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 ही हो गए। उसके बाद फिर वही गिनती शुरू हो जाती है, 10, 9, 8 ऐसे करते करते लास्ट में क्या आता है? इक्का, जिसको अपन बोलते हैं एस। एस बोले तो इक्का। तो ये 13 के 13 यहाँ कॉपी होंगे, 13 के 13 यहाँ कॉपी होंगे, 13 के 13। तो ये होता है बाइफोर्केशन ऑफ 52 कार्ड्स का। बताओ क्लियर है? अच्छा, इसमें से ये वाले कार्ड्स किंग, क्वीन एंड जैक, इन कार्ड्स को बोला जाता है फेस कार्ड्स। क्या बोला जाता है? फेस, क्योंकि इसमें किसी न किसी का फेस दिखाई देता है। इनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो कल को फेस कार्ड पे क्वेश्चन आया तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इक्का, इक्का मतलब एस कार्ड मतलब इक्का। तो कुछ कुछ बस नाम पता हूं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि या तो किंग निकले या जैक निकले। देखो, कभी भी और से अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो और में दोनों की प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगी। क्या होगा? और में दोनों की प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगी, किंग और जैक। तो किंग की भी चाहिए, जैक की भी चाहिए, क्योंकि किंग आएगा तो भी आपका फेवरेबल है और जैक आएगा तो भी आपका फेवरेबल। तो इन बोथ केसेस इट इज फेवरेबल। तो हम किंग की भी प्रोबेबिलिटी, जैक की। तो मुझे बताओ 52 पत्तों में कितने किंग है? हर एक सूट से एक एक किंग आएगा तो 4 तो किंग हो गए, और हर एक सूट से एक एक जैक आएगा, 4 जैक हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4, और इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल कार्ड्स मेरे कितने हो गए? 4 + 4 आउट ऑफ हाउ मेनी? 52। सो द आंसर विल बी 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 52। दैट मीन्स 4 से काट दो। नहीं, 4 से क्यों काट दो? 8 से ही काट दो। नहीं, 8 से तो कैसे? 4 से काटो। 4 2 जा 8, 2/13। यस, 2/13 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। बस आपको कार्ड्स का बाइफोर्केशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। कार्ड्स का बाइफोर्केशन अच्छे से होना चाहिए, पूरा चार्ट आपके माइंड में फीडेड होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए नॉन एस कार्ड। तो एस कार्ड कितने? इक्के कितने? 4। तो नॉन एस मतलब जो बच गए। तो 4 इक्कों में से 52 में से 4 गए तो 48 पत्ते बच गए। नॉन एस कार्ड के आने की संभावना हो जाएगी 48/52। 48/52। सो डिवाइड करूंगा इसको मैं अगेन 4 से, तो इट विल बी लाइक 12/13। ठीक है, बताते जाना अगर कोई डाउट हो तो। थर्ड में आ जाओ, रेड कलर के 26 कार्ड्स होते हैं, तो आंसर विल बी 26/52 टोटल कार्ड्स में से। तो 1/2 इसका आंसर। नीदर एन एस नॉर ए क्वीन, ना तो एस चाहिए ना ही क्वीन चाहिए। तो एस और क्वीन दोनों को हटाना पड़ेगा। एस और क्वीन दोनों, 4 इक्के और 4 क्वीन, यानी 4 4 8 पत्ते तो हट गए। तो 52 में से 4 ये गए, 4 ये गए, और टोटल डिवाइडेड बाय 52। सो 52 में से 8 गए तो 44 डिवाइडेड बाय 52 करो। 44 डिवाइडेड बाय 52 कैंसिल इट आउट बाय 4 11/13। तो मैच कर लो आंसर्स एंड इफ एनी डाउट्स प्लीज आस्क। वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। बताओ कोई डाउट? टेल मी बच्चों, एनी डाउट्स? चलें सेक्शन ई, द लास्ट सेक्शन, 3 ही क्वेश्चन है उसमें, फिर खत्म करें। Yes, sir. कोई डाउट नहीं है इसमें? तो देखो, ये क्वेश्चन इजी था, बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत सारे, मैं बता नहीं सकता इतने सारे क्वेश्चन रेडी हो सकते हैं ना। आपको बस कुल मिला के ये वाला चार्ट आपके माइंड में फुल्ली लोडेड होना चाहिए, फुल्ली लोडेड। ठीक है, फेस कार्ड किसको बोलते हैं, एस क्या होता है, डायमंड क्या होता है, हार्ट क्या होता है, डायमंड रेड कलर का होता है या क्लब ब्लैक कलर का होता है, सब पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जोकर की कोई इसमें वो नहीं होती, जगह नहीं होती कहीं कोई 53 पत्ते गिन ले कि सर मेरे मेरे जो मैं लेके आया था मार्केट से, वहां उसमें 2 जोकर निकले थे, मेरे 54 पत्ते मानूंगा। नो, सो विल नॉट कंसीडर जोकर हेयर। जोकर को सर्कस में रहने दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, यस। सर एस फेस कार्ड में आता है या फिर नंबर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। एस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फेस कार्ड। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है। एस बिल्कुल एस है फेस बिल्कुल फेस है ना। फेस में ये 3 आएंगे। फेस मतलब जिसमें फेस दिखाई दे, तो किंग का फेस दिखाई देता है, आप कार्ड खोल के देखो, क्वीन का दिखाई दे, जेक में। एस कार्ड में कोई फेस नहीं दिखाई देता, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फेस। अब हम जो घरों में, हम जैसे शादी पार्टियों में या फिर क्या होता है वो सावन का महीना आता है, हम खेलते हैं, तो हम कई लोग इक्के को फेस कार्ड मानते हैं उस गेम के अंदर, पर्टिकुलर गेम के अंदर। तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन इस जो हमारी क्वेश्चनिंग में जो हमको उन्होंने अप्रोच बताई है, उसमें एस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फेस कार्ड। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। ऐसे तो हम गली क्रिकेट खेलते हैं तो हम कहते हैं तेरे घर में गई तो आउट, तो असली में थोड़ा ना ऐसा होगा। असली में तो तू कितना भी तेज मार, ज्यादा फायदा होगा तेरे को। सेक्शन ई, ओके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ओके, ये तो इंस्ट्रक्शंस हो ही जाएंगे। अब देखो, केस स्टडी में जो जितनी भी ये चीजें हैं ना, सबको करा करो इग्नोर।
सबको करा करो इग्नोर, मेन मुद्दे की बात किया करो, क्योंकि टाइम वेस्ट स्टोरी बनाता है वो, तो क्या करता है स्टोरी बनाता है और बल्ले दे के बात एक छोटी सी कर रहा होता है वहां पे, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें आप हो सकता है एक क्वेश्चन में फ्री के मार्क्स से देखते देखें, पढ़ते हैं एक बार। ये तो मैं पुशअप्स की डेफिनेशन थोड़ा ना सीखने आऊँ यहाँ पे, तो हटाओ, मसल बनती है होता है होता है, ये आप किसी जिम में जाके ट्राई करना अगर मसल वसल बनानी है। अभी आ जाओ, अभी अभी स्कोर बनाओ। यश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। देखो यश को क्या करना है, 3000 पुशअप्स अभी वो मार सकता है 1 घंटे में, ठीक है, लेकिन वो अचीव करना चाहता है टारगेट 3900 पुशअप्स का, मतलब उस वो 1 घंटे में 3900 पुशअप्स लगा पाए, इस लेवल का उसका स्टेमिना हो, उस टारगेट को अचीव करना चाहता है। लेकिन अभी उसका स्टेमिना कितना है, 1 घंटे में 3000 पुशअप्स। वैसे 1 घंटे में 3000 पुशअप्स बहुत ज्यादा है, पता नहीं कैसे मारता है। चलो, फॉर विच ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली, ठीक है, तो उसके लिए वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, हर डे जब वो प्रैक्टिस करता है तो वो पिछले दिन से 5 पुशअप ज्यादा मार पाता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 3000 पुशअप आज मारे, तो कल वो 3005 मारेगा, परसों वो 3010 मारेगा, फिर 3015 मारेगा। 1 घंटे में, वही 1 घंटे में उसका जो स्टेमिना है वो 5-5 पुशअप का हर दिन बढ़ता जा रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। पिछले दिन से अगले दिन पे हमेशा 5-5 पुशअप बढ़ाएगा, ठीक है। इफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप, पहले दिन जब वो प्रैक्टिस का पहला दिन, पुशअप चैलेंज का जो पहला दिन है, उस दिन उसने 3000 पुशअप्स मारे और कंटिन्यू करता गया ऐसे प्रैक्टिस को टिल हिज टारगेट इज अचीव, जब तक उसका 3900 पुशअप्स का टारगेट अचीव हो जाता, वो इस बात इसको कंटिन्यू करता गया। इस पूरी सिचुएशन को माइंड में रखते हुए सबसे पहले तो आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का क्वेश्चन है, क्योंकि बराबर चीज बढ़ रही है, 5-5-5-5, है ना। तो क्वेश्चन भी देखो आई गया, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे, और उसके बाद फिर फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज यश नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, ठीक है। सबसे पहले तो इस सिचुएशन को एपी की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो, तो बिल्कुल कर सकते हो आराम से। देखो पहले दिन वो 3900 पुशअप्स मार रहा है, अगले दिन 5 ज्यादा, सॉरी पहले दिन 3000 मार रहा है, 3900 उसका फाइनल टास्क है, 3000, अगले दिन 5 ज्यादा, तो सेकंड टर्म विल बी 3005, थर्ड टर्म विल बी 3010, ओके, फोर्थ टर्म विल बी 3015, अगला टर्म हो जाएगा 3020, इस तरीके से वो चलता जाएगा ना। और लास्ट में कहीं ना कहीं वो खत्म कहाँ करेगा, जब उसका टारगेट अचीव हो जाएगा, दैट मींस 3900 इज द फाइनल टारगेट। ये लास्ट टर्म हो जाएगी सेफ्टी की, पहली टर्म ये, लास्ट टर्म ये, बीच में कितनी टर्म्स नहीं पता, ठीक है। हर दिन 5-5 का गैप है, तो +5 होता जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5, ठीक है। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, फॉर्म एन एपी, उसने कहा एपी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो इस प्रॉब्लम को, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बताओ, ठीक है। हालांकि आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, कैसे, अभी मैं स्टेप्स की बात किसी भी क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूं इतनी गहराई में। स्टेप्स हमको जब हमने क्लास अटेंड की थी, तो अभी हम जैसे एक दिन में 40-40 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एक दिन में एक ही क्वेश्चन करते हैं उस टाइम, तो पूरा हमने हमारे पास हो रहा है स्टेप्स की क्रोनोलॉजी हमारे पास। तो आप एक काम करेंगे, आप पुरानी वीडियोस को वॉच करेंगे ना, उसके लिए आपको देखना है भी कैसे स्टेप्स बनाते हैं। तो क्या करना है, जैसे कि पुशअप्स डन बाय द यश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज पुशअप चैलेंज 3000, then push-up performed by the Yash on the second day 3005, then third day 3010, and so the sequence forms an AP in the following manner: 3000, 3005, 3010, and so on up to the last term will be 3900, ठीक है। तो ये हमारा पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, यश नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर, सॉरी, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कम से कम यश को कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मिनिमम कितना दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि उसका गोल अचीव हो जाए। उसके गोल अचीव होने से पहले, जिस दिन उसका गोल अचीव होगा, द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। बस ये केस स्टडी में लैंग्वेज बेस्ड को बड़ा टाइट पकड़ के चलना है, वो कभी भी लैंग्वेज को थोड़ा सा भी घुमा देगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और मुझे पता है कि इसमें सब बच्चों ने गलती करी होगी, देखते हैं कितनों ने करी है। देखो वो क्या कह रहा है, बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, जिस दिन उसका गोल अकम्प्लिश होना है उस दिन को तो छोड़ दो, उससे पहले ही। तो ये लैंग्वेज में मार देते हैं केस स्टडी में, है ना। उस दिन से पहले पहले बताओ कितने दिन उसने प्रैक्टिस करी, उस दिन को काउंट नहीं करना है। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि 3900 तक टोटल कितने डेज हैं, और उसमें से एक दिन कम कर दूंगा, क्योंकि 3900 वाले पुशअप दिन वाले दिन तो उसका चैलेंज कंप्लीट हो रहा है ना, तो उससे पहले पहले के हमको बता देते हैं, ठीक है। तो चलो पहले तो बताते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, कैसे बताते हैं। देखो ए हो जाएगा मेरा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी मेरी 3000, डी मेरा कॉमन डिफरेंस 5 है, और नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता करनी है ही सही। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म की सीक्वेंस निकालेंगे, और किसी भी टर्म की सीक्वेंस निकालने के लिए उसको ए एन से इक्वेट किया जाता है। जो लास्ट टर्म की सीक्वेंस होगी, जैसे लास्ट टर्म अगर 100th टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, लास्ट टर्म 500th टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 500। तो लास्ट टर्म की हम क्या सीक्वेंस पता करेंगे, सीक्वेंस पता करने के लिए हम उसको ए एन से इक्वेट करेंगे, तो ए एन इक्वल टू कितना, 3900,
नाउ व्हाट, ए एन का फॉर्मूला एक्सपेंड करो सब लोग। क्या होता है एन का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू व्हाट? 3900। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 3000 प्लस एन तो मिसिंग है, मिसिंग को मिसिंग रहने दो, एन को एन ही रहने दो। डी कितना है? 5 इक्वल टू 3900। चलो एक एक करके उधर भेजो बॉर्डर पार। 3000 इधर आएगा, माइनस 3000 कितना हुआ? 900। देन इंटू 5 से डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 5 1 5, 5 जा 40, 180। देन माइनस 1 से प्लस 1, सो द फाइनल आंसर इज 181। यानी कि इस टर्म की सीक्वेंस है ये A181 है, ये A181 है, 181 नंबर की टर्म है और ये आखिरी भी है। तो 181 नंबर की टर्म है और आखिरी भी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 181। दैट मींस नंबर ऑफ डेज कितने उसको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे? 181 डेज। लेकिन आखिरी डे को भूलना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज of practice before the day his goal is accomplished, before the day his goal is accomplished, उसके गोल के अकम्प्लिश होने से पहले पहले कितने दिन की प्रैक्टिस है? that is what we need to find. accomplished इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से एक घटा देना बेटा ना, 181 माइनस 1 इक्वल टू 180। तो टेल मी ऑनेस्टली कितनों ने 180 डेज किया था और कितनों ने 181 डी किया था? मतलब बिफोर वाली बात पढ़ना भूल गए। बोलो 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 जल्दी। मैक्सिमम ने 181 ही किया था। यस सर। यस सर। गए मार्क्स? सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, स्पेशली द केस स्टडी। अब केस स्टडी में वो वाली लैंग्वेज मत पढ़ो कि पुशअप में ये होता है वो होता है, मेन मुद्दे की बात को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। चलें सेकंड पार्ट पे इसके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय द यश अप टू द डे इज हिज गोल इज अचीव्ड। अब पूरे मिला के उसने कितने पुशअप्स लगाए उस दिन तक। देखो इसमें तो कह रहा है बिफोर द डे, इसको डिलीट कर रहा हूं एक बार मैं। इसमें तो कह रहा है बिफोर द डे, इसमें कह रहा है अप टू द डे, तो अब वो दिन शामिल करना है, अब आखिरी वाला दिन शामिल करना है। पिछले क्वेश्चन में वो वाला दिन शामिल नहीं करना था। तो टोटल मतलब आपको पूरे 181 टर्म्स का सम चाहिए कि टोटल कितने उसने वहां तक पहुंचते पहुंचते पुशअप्स मार लिए। तो एसएन का फॉर्मूला में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला लगा दूं क्या? ए प्लस एल इंटू एन बाई टू, बताओ ये सही रहेगा? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है मुझे और नंबर ऑफ टर्म्स भी अभी अभी मैंने पता कर ली। बोलो ये वाला फॉर्मूला सही रहेगा? पहले दिन 3000, आखिरी दिन 3900, ठीक है। इसका एवरेज लेना है डिवाइडेड बाय 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एवरेज इंटू नंबर ही तो होता है सम, एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 181। सो इनको जोड़ना जरा, 6900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 181। सो 2 से काट देना भैया, 3450 सही है, 3450। ओके इंटू 181 करना भैया, कोई मल्टीप्लाई कर रहा है क्या? ये मैं करूं? 3450 इंटू 180। समन प्लीज मल्टीप्लाई, मेहनत मजदूरी का काम करो भाई। सर 6,24,450 6,24,450 50। सो Yes, sir. एक या दो जना और भी करके क्रॉस वेरीफाई कर देना, क्योंकि किसी एक जने के भरोसे नहीं रह सकते, हो सकता है गलती कर दे। तो एक दो जना और कंफर्म कर लो, यही आंसर आ रहा है। दिस मच ऑफ पुशअप्स इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट। अच्छा आप आंसर भी नोट करते चलना, क्योंकि आपको फिर आंसर शीट दिखाएंगे तो वो कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर तो आपने वीडियो में ये बताया था वो बताया था, ठीक है। इस तो वीडियो है हमारे पास सबूत के तौर पे, बट फिर भी आप एक आंसर की बनाते चलो ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज कंफ्लिक्टेड। देखो थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम ही लगा मुझे, हालांकि सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार अपन, क्या है थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय यश ऑन द लास्ट डे। तो नहीं, थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेम नहीं लगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो गिवन है, 3900 ही तो होगा, बताओ यही लिख के आयोगे बताओ। तो हो सकता है देखो सही भी हो, क्योंकि कई बार कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ना लैंग्वेज में वो ऐसे घुमाता है, हमको लगता है कुछ बड़ी चीज है, कुछ पता नहीं क्या निकालना है, और पता चलता है इसका तो आंसर उसने दे रखा है। आखिरी दिन कितने पुशअप्स लगाएगा, तो उसका चैलेंज ही 3900 पुशअप तक पहुंचने का था, तो आखिरी दिन 3900 पुशअप ही लगाएगा, उसके बाद बंद कर देगा। चैलेंज डन, चैलेंज ओवर। तो इसका आंसर 3900 पुशअप्स होना चाहिए, इसमें कुछ निकालना ही नहीं है, एक तरीके से क्वेश्चन के अंदर ही है, थोड़ा लैंग्वेज घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। बोलो समझ आया? जिस दिन उसका गोल अकम्प्लिश हुआ उस दिन उसने आखिरी दिन कितने पुशअप्स लगाए? 3900। आखिरी टर्म 3900 ही तो थी हमारी सेपी की। बोलो 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 समझ आया? केस स्टडी 2 पे चलें क्या? बोलो प्लीज। केस स्टडी 2 तो बिल्कुल बच्चों वाली आ गई, खाली है इन शकुन।
केस स्टडी नंबर 2 देखते हैं। आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। ठीक है भाई, आगे की बात बताओ। शगुन्स हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट। देखो शगुन का हाउस ऐसे है, एक स्ट्रीट और दूसरी स्ट्रीट का जो इंटरसेक्शन होता है, मतलब चौराहा जिसको अपन कहते हैं ना, उस पे है। तो अगर ये इंटरसेक्शन पे है तो हम इसको एक 2D प्लेन से डिनोट करा सकते हैं, क्योंकि 2D प्लेन पे हर एक पॉइंट की जो पोजीशन होती है, एक 2D प्लेन पे हर एक पॉइंट की जो पोजीशन होती है किसी लाइन और किसी लाइन के इंटरसेक्शन पे होती है ना। तो इसका मतलब इसने ये कहा ना कि इंटरसेक्शन, इसने ये कहा ना इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट। इस यहां तक पढ़ते हम कह सकते हैं कि अब इनकी पोजीशंस को हम क्या कर सकते हैं, एक 2D प्लेन पे बयां कर सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। शगुन का घर तो वहां पर है जहां पे लाइब्रेरी है। ठीक है भाई। दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल। ओके फाइन, दोनों के दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज नॉट फार फ्रॉम शगुन हाउस। ठीक है, फालतू की बातें करता है, देखो शगुन के दर से ज्यादा दूर नहीं है। मेन मुद्दे पे आओ। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट द पॉइंट ओ। अच्छा जी, तो ये है मुद्दे की बात कि स्कूल है यहाँ पे ओ पे, देख पा रहे हो? ठीक है ना, लोकेट कर पा रहे हो ना। आलियाज हाउस इज एट ए, ए फॉर आलिया, ए फॉर आलिया। ठीक है, और शगुन का हाउस बी पे, तो बी फॉर शगुन है भाई, याद रखना, बी फॉर शगुन। शगुन का अगर बी वाले लोकेशन पर है, और लाइब्रेरी हमारी सी पर है, ये सी फोर लाइब्रेरी है। बोलो यहां तक कोई डाउट? हम क्वेश्चन पेपर में हल्का हल्का मार्क भी कर सकते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। ठीक है, 1 सेकेंड। पांच मिनट और चल जा भाई, 1 सेकेंड। ठीक है चलो, हाँ जी, तो चलते हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन्स हाउस। आलिया का घर शगुन के घर से कितना दूर है, बताओ। आलिया ये रही, शगुन ये रही, इसके बीच की दूरी। तो देखो आलिया एक पायदान पर है और ये दो तीन पायदान पर, तो इसके बीच की दूरी 2 यूनिट्स होगी। मानते हो नहीं मानते हो, बोलो? इसके बीच की दूरी 2 यूनिट्स होगी नहीं होगी? आंसर। यस सर। ठीक है, अब देखो इसका आंसर हम बिल्कुल ऐसे क्यों निकाल पाए, क्योंकि ये लाइन ऐसे खड़ी थी, वर्टिकल थी या हॉरिजॉन्टल थी। तो एक 2D कार्टेशियन प्लेन पे अगर खड़ी लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है तो हम केवल और केवल वो गैप देखकर ही बता पाते हैं, बता सकते हैं आंसर, है ना। केवल वो गैप देखा और बता दिया कि 2 यूनिट है कि 3 यूनिट है। लेकिन फिर से गया क्या, हाँ देखो केवल वो गैप देके बता सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में ये गैप कितना है, वर्टिकल में ये गैप कितना है। लेकिन अगर वो डायगोनली ऐसे टेढ़ा है तो टेढ़े में फिर अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन टेढ़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम आलियाज हाउस। तो लाइब्रेरी और आलिया का घर जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेपरेटेड नहीं है, बट इट इज डायगोनली सेपरेटेड। चेक करो। तो अब ये टेढ़ा गैप निकालना इतना आसान काम नहीं है, मतलब देख के नहीं बता सकते आप। आसान तो काम है बट देख के नहीं बता सकते। तो इसको करने के लिए हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे, दोनों के ए और सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स है देखो 2, 1 2 3, 2, 3, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है क्या 4, 1। सो टेल मी द डिस्टेंस फार्मूला। लेट्स से एसी, डिस्टेंस एसी निकालनी है मुझे। सो टेल मी द डिस्टेंस फार्मूला, बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, का स्क्वायर, का सम, का रूट, ये सीखा है। बोलो x2 माइनस x1, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y2 माइनस y1, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर, का सम, का रूट। नहीं तो पाइथागोरस लगा देना रे यार, यहाँ पे वो एक ही बात है, निकल के आएगी, है ना। ठीक है चलो, तो x2 माइनस x1 यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करो, 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर, का सम कर दिया है, का रूट कर दो बस। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 comes out to be √8, √8 is 2 √2 यूनिट्स। बताओ सेकंड का आंसर 2 √2 यूनिट्स। कोई डाउट? नो? लास्ट क्वेश्चन देखूं, बोलो बोलो बोलो। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस देन शगुन्स हाउस। अच्छा, तो दो डिस्टेंस निकलवा रहा है उसमें कि आप ये बताओ कि आलिया का घर स्कूल से कितना दूर है देन शगुन्स हाउस। तो देखो हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस देन, तो स्कूल शगुन के घर से और स्कूल आलिया के घर से कितना दूर है, दो डिस्टेंस बताओ, और फिर वो डिस्टेंस कितना कम ज्यादा है वो बताओ। समझ में आई बात? भाई स्कूल आलिया के घर कितना नजदीक है बजाय के शगुन के घर से, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो स्कूल फ्रॉम आलिया का घर, आलिया का ये स्कूल था हमारा, तो स्कूल फ्रॉम आलिया का घर, देखो ये ओरिजिन है ओ 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। ओरिजिन से कभी भी दूरी निकालनी हो किसी भी पॉइंट की तो बस दोनों का स्क्वायर का सम करके रूट कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 √13, शॉर्टकट है ना। इसकी दूरी कितनी आ गई
√13 ओरिजिन से, क्योंकि ये दूरी ओरिजिन से। तो देखो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाओ तो 3 - 0 वही आएगा, 2 - 0 वही आएगा, तो इससे चाहे 3 और 2 दोनों का स्क्वायर कर दो। अब स्कूल से आपको शगुन का घर भी देखना है, तो ये रहा शगुन का घर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,1 है, तो 2,1 है तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो √5 हो गया ये। ठीक है ना, ये √5 हो गया, अच्छे से मार्क कर दो, दिस इज √5। ठीक है, तो अब किसका नजदीक है, ऑब्वियसली इसका नजदीक है शगुन का बजाय के आलिया के। तो अब हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस देन शगुन हाउस, तो दोनों का डिफरेंस करना है भी, उनकी दूरी कितनी है, तो दूरी इसका आंसर हो जाएगा √13 माइनस √5 यूनिट्स। बताओ कोई डाउट? बोलो, समझ आया? बताइए, √13 माइनस √5 यूनिट्स विल बी द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड में ऑप्शन भी है, फिर बताओ यहां तक कोई डाउट? फिर थर्ड का सेकंड ऑप्शन देखते हैं फटाफट। यस सर। ओके, ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन या थर्ड का जो फोर्थ सेकंड ऑफ पार्ट है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आपको बताना है एबीसी क्या बनाता है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। देखो ए बी सी, एक ट्राइंगल तो बनाता ही है, बट ट्राइंगल कैसा बनाता है, तो देखो बी से लेके सी 2 यूनिट की दूरी है, बी से लेके ए भी 2 यूनिट की दूरी, और ए से लेके सी मैंने अभी भी निकाली थी 2 √2 यूनिट की दूरी। तो कैसा ट्राइंगल है बताओ, दो साइड से इक्वल है, एक अनइक्वल है, कैसा ट्राइंगल कहेंगे इसको? आइसोसेलेस। बोलो, ऑप्शन नंबर बी, एबीसी फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है इसमें? तो स्केलिन होगा नहीं, तीनों साइड अलग अलग है नहीं, इक्विलेटरल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, दो साइड्स इक्वल है और एक डिफरेंट है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। चलें, लास्ट केस स्टडी ऑफ द टेस्ट पेपर, फाइनली वी आर डन, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, चलें, बोलो। क्या कोई डाउट है इसमें से अभी भी? यस। ओके, केस स्टडी नंबर 3, ये केस स्टडी है करने लायक, तो वाकई में इन तीनों में से देखते हैं। ए सैटेलाइट फ्लाइंग एट ए हाइट h is watching the top of the two tallest mountains in Uttarakhand and Karnataka, these being Nanda Devi, which is heighted at 7816 meters, and Mulyanagiri, which is heighted at 1937 meter। तो कर्नाटका और उत्तराखंड दोनों के अंदर दो कोई माउंटेन्स है, एक उत्तराखंड में है और एक है आपका कर्नाटका में। ठीक है ना, उत्तराखंड में है नंदा देवी और आपका जो कर्नाटका में है वो मूल्यानागिरी। तो इन दोनों को एक ही सैटेलाइट अंतरिक्ष से देख रहा है, आसमान से देख रहा है ना। इसकी हाइट, इस माउंटेन की हाइट दे रखी है आपको 7816, ठीक है, और इस माउंटेन की हाइट आपको दे रखी है 1937। ठीक है ना। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ द नंदा देवी एंड मूल्यानागिरी। सैटेलाइट से इस माउंटेन की टॉप पे आना है पहले, ठीक है ना, सैटेलाइट से पहले इस माउंटेन की टॉप पे आना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है, फिर सैटेलाइट से उस माउंटेन की टॉप पे आना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना दे रखा है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखो रेस्पेक्टिवली दे रखा है ना, तो नंदा देवी का तो हो जाएगा 30 डिग्री और मूल्यानागिरी का हो जाएगा 60 डिग्री। ये नंदा देवी है, इसका हो जाएगा 30 डिग्री, भाई कॉमन सेंस से पता चल रहा है वो छोटा एंगल है और ये थोड़ा बड़ा एंगल है, 60 डिग्री। ठीक है ना, और हमने देखा है जितना हम दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जितना हम दूर जाते हैं घटता जाता है उल्टा। हॉरिजॉन्टली दूर जाते हैं तो वर्टिकली दूर जाते हैं तो फिर बढ़ता जाता है, उल्टा है ना। तो अभी हम हॉरिजॉन्टली ऊपर से नीचे वर्टिकली दूर जा रहे हैं, तो ज्यादा दूर जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे वो 60 डिग्री पे गया, ऊपर ऊपर 30 डिग्री रह गया। ठीक है, चलो क्लियर यहां तक। अब इन दोनों के माउंटेन के टॉप टू टॉप को कनेक्ट करें, पीक टू पीक को कनेक्ट करें, तो 1937 किलोमीटर है, याद रखना, कोई मीटर तो नहीं समझ गया इसको, इट इज किलोमीटर। बाकी सारी चीजें मीटर में है, ये किलोमीटर में। यानी टॉप टू टॉप कैसे कनेक्ट करोगे, यहां से यहां ए से लेकर पी, ये टॉप टू टॉप, ये डिस्टेंस कितनी है 1937 किलोमीटर। डन। अब आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन से उसका आंसर देना है। तो बताओ फिगर समझ में आया सबको? बोलो, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, बस दो तो चीजें मीटर में और ये किलोमीटर में। हालांकि देखो फिगर वाइज सेम है दोनों, 1937 पर वो 1937 मीटर है और 1937 किलोमीटर है। वेरी ऑब्वियस कि एक माउंटेन 1937 किलोमीटर ऊंचा तो कैसे होगा, है ना, मीटरों में ही होगा ऊंचा। तो पर इन दोनों के बीच की दूरी ऑब्वियसली यार, कहाँ उत्तराखंड और कहाँ हमारा कर्नाटका, उत्तराखंड नॉर्थ, कर्नाटका साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ जो पीक टू पीक दूरी होगी किलोमीटर्स में है 1937 किलोमीटर। बताइए, ये फिगर समझ में आया तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं? 3 क्वेश्चन ही करने हैं एंड वी आर डन। यस। ठीक है, अब देखिए एक चीज सुनिए, एक चीज समझिए, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं पहला।
और जूम करता हूँ, जो बात समझानी है वो समझना पड़ेगा। देखो बेटो, मुझे एक चीज बताओ, ये दूरी है 1937 किलोमीटर, ठीक है ना, ये दूरी है 1937 किलोमीटर, फाइन। ये दूरी है 1937 मीटर, 1937 मीटर यानी लगभग केवल 2 किलोमीटर भाई, 1937 मीटर 2000 मीटर के आसपास 2 किलोमीटर, और ये दूरी 7816 कुछ थी, यानी लगभग 8 किलोमीटर। तो बेटा इन दोनों के मुकाबले, इन दोनों लंबाइयों के मुकाबले वो डिस्टेंस या वो लेंथ काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स, ये इसका बहुत नंबर ऑफ टाइम्स है, इसका बहुत नंबर ऑफ टाइम्स है या नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, केस स्टडी में आएगा, जब भी आएगा, उस केस में हम इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम भी 1937 ही मान लेंगे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे मान लिया आपने, ऐसे कैसे मान लिया, सवाल आ रहे होंगे मन में। तो बेटा अगर आप नहीं मानना चाहते तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, चलो लेट्स से 90 डिग्री, ठीक है। और अब चलो एग्जैक्ट की बात करते हैं, तो ये एग्जैक्ट कितना है, 1937 मीटर, 1937 मीटर। कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ेगी मुझे, है ना, 1937 मीटर, क्योंकि एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब तो मैं कैलकुलेटर क्या, मैं तो उसको 1937 ही मान लूंगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको सीखना है यहाँ पे, है ना। और ये कितना है, ये टोटल कितना था, एक जना कोई फिगर में देख के बताओ, मैं ऊपर देखूंगा तो सब हट जाएगा तामझाम। एक बार कोई देख के बताओ, ये एडी हाइट कितनी थी टोटल, समवन प्लीज। 7816 मीटर। 7816 मीटर है, और ये 1937 मीटर, ये तो सही है। अब देखो ध्यान से, हाँ, तो अब मुझे क्या चाहिए, ये लेट्स से कि ये P है और ये Q मान लो, तो मुझे डिस्टेंस PQ मतलब हॉरिजॉन्टल दूरी चाहिए। एक्चुअली मुझे दोनों माउंटेन्स के बीच की ये दूरी चाहिए, D से लेकर S। तो DS और QP दोनों बराबर होंगे, मानते हो DS और QP बराबर होंगे, तो मैं QP निकाल दूं तो DS निकल जाएगा। तो उसके लिए मैं पाइथागोरस लगाऊंगा या फिर बाकी सारी चीजें जो भी मैं सीखता हूँ लगाऊंगा। तो मेरे को पता है कि हाइपोटेन्यूस जो कर्ण है 1937 किलोमीटर का है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी निकाल लेते हैं। तो ये देखो टोटल जो थी 7816 थी, ये टोटल जो थी 18781 थी, और ये 1937 थी, तो ऊपर ऊपर का गैप माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा, है ना। तो कर दो, 7816 में से माइनस कर देता हूं मैं 1937, सो 3 और 6 9, 10 में 3 गई 7, 7 1 और 7 8, 5 सही किया, चेक कर लेना भाई, सही किया है, चेक कर लो, है ना। ये डिस्टेंस आ गई यहां से लेके यहां तक की, ए से लेकर क्यू तक की। तो पहले ही बेचारा बहुत कम था, 8 किलोमीटर और कम हो गया, आपको 6 किलोमीटर के आसपास ही रह गया ना। तो देखना ये आगे 5879 मीटर्स, ये है मेरे पास 19। तो आप क्या करोगे भैया, आप 1937 किलोमीटर का स्क्वायर करोगे और 5879 मीटर का स्क्वायर करोगे और डिफरेंस करोगे, फिर उसका रूट करोगे। अच्छा, अब दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सोचो जरा खुद। तो 5.5879 को भी मैं क्या करता हूँ, मीट किलोमीटर में चेंज कर देता हूँ, सो इट विल बी लाइक 5.879 किलोमीटर। अब दोनों किलोमीटर में आ गए, तो आपको करना है 1937 का स्क्वायर माइनस 5.879 का भी स्क्वायर, और फिर जो आंसर आएगा उसका करना है रूट। तो क्या आप, चलो मैं ही खोल लेता हूं, छोड़ो, कुछ चीज मेरे को साबित ही तो करनी है ना। तो मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूं, देखो भैया आप उसको, वो जो डायगोनल डिस्टेंस है उसको आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के करीब करीब बराबर क्यों नहीं ले सकते, उसका जवाब दे रहा हूं मैं आपको ना, ऐसे क्वेश्चंस मिल जा। नींद तो नहीं आ रही किसी को, बोलो। आ भी रही होगी तो कौन सा बताओगे, चलो देखो। हाँ जी, तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले मुझे करना है 1937 का स्क्वायर। सो कैलकुलेटर महोदय 1937 का स्क्वायर करके दें, 1937 मल्टीप्लाइड बाय 1937, इट इज 3751969। लेट मी नोट इट डाउन, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, 3751969 माइनस, उसके बाद फिर मुझे क्या करना था, 5 पॉइंट कितना था, 5.879 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, 5.879 का होल स्क्वायर, 5.879 का होल स्क्वायर करूंगा तो इंटू 5.879 फिर से कर दूंगा, तो ये आ गया 34.562641, 34.562641 माइनस कर दूं, इसके आगे 0.00000, ठीक है।
ठीक है, तो अब मैं माइनस करने जा रहा हूं। तो इधर था मेरे पास 375, इसी में से माइनस कर देता हूँ, माइनस नेगेटिव आंसर आ जाएगा पर फिगर तो मिल जाएगा, माइनस 3751969, 3751969। अब तो वीडियो पूरा ही गया भाई, बिल्कुल बैटरी एंड हो गई इसकी, दूरदर्शन बन गया बिल्कुल। ठीक है, सो माइनस किया मैंने 3751969, सो इट इज 3751934, 3751934 पॉइंट 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 43735 43735। अब जरा इसका रूट तो करें, जरा देखो जरा क्या आता है, कि इसका रूट भी तो करोगे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। ये तो AC का स्क्वायर है ना, मतलब इसका AP का स्क्वायर है ना, इसका क्या करना है आपको, रूट करना है। तो उधर नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को फिर से एक बार कैलकुलेटर में टाइप करना पड़ेगा, कि नेगेटिव का रूट करूंगा तो वो अभी कह देगा नॉट वैलिड, नॉट रियल नंबर ऐसे कह देगा ना, कैलकुलेटर है वो भी। तो 3751934, 37, पहले रूट का निशान लगाना पड़ेगा शायद मुझे, एक मिनट रुको, रूट का है इसमें, रूट स्क्वायर रूट, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ 37, सही कर रहा हूँ, 3751934, 51934, रूट का निशान बाद में लगाना पड़ेगा। Actually, I'm not so much used to a calculator. 3751934, 3751934 point 0.437359, point 0.437359, 43735 और इसका करने जा रहा हूं मैं रूट। चेक करो 1936.99, क्या ये 1937 नहीं है क्या? बताओ भाई बताओ, 1936.99, पढ़ो फिगर पढ़ो, 1936.99, समझ गए? तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअली जो है 1936.99 है, 1936.9। सर क्यों निकली उसके बराबर? अरे भाई वो डिस्टेंस जो जो हाइट है वो उसके मुकाबले कुछ है ही नहीं ना। ये डिस्टेंस ले रहा है तो 1937 किलोमीटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हो आप 1937 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस बिल्कुल ऐसे चिन्नी सी ले रहे हो, इतनी सी ले रहे हो। समझ आ रहा है भाई? वीडियो थोड़ा अटक अटक का चल रहा है, समझ में आ रहा है कि देखो ये डिस्टेंस तो आप बहुत बड़ी विशाल ले रहे हो, और ये चिन्नी से ले रहे हो इतनी सी, तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस करीब करीब सेम होगी, कोई पॉइंट का ही तो डिफरेंस आएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा अटेम्प्ट किया जाता है कि 1937 अगर डायगोनल है तो हॉरिजॉन्टल भी 1937 ही है। मेरे को ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी एक्चुअली, ये मैंने अभी करके दी ताकि आपको ये भ्रम खत्म हो जाए कि सर आप ऐसे कैसे ले सकते हो। मैं ऐसे ही लूंगा और मैं ऐसे ही ले सकता हूं, ओके, और आपको भी लेना ही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का आंसर देते जाओ फटाफट फटाफट। ये 1937 एक्चुअली। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन वहां पे रीड नहीं करी हमने, अब मैं ऊपर करूंगा तो सारा तामझाम फिर मिट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखो क्या है इन्फॉर्मेशन, छोटा कर दो एक बार, तो 5 मिनट का क्वेश्चन है। देखो क्या है, सैटेलाइट इज वर्टिकली अबाउ द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स। दोनों माउंटेन्स के जो बीच की दूरी है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर है सैटेलाइट। दैट मीन्स ये जो 1937 आपने नापा है उसमें आधा इधर है और आधा इधर है ना, बिल्कुल उसके सेंटर पे है मिड पॉइंट वो, है ना। तो 1937 का आधा कर देना भाई, है ना, 1937 का आधा कर दो, तो दैट मीन्स 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 968.5। तो 968.5 तो है डी से लेके आई, और इधर से लेके इधर ये भी 968 एक जगह कोई जना एक जगह नोट कर लेना, अभी मैं फिर हटाऊंगा नीचे जाऊंगा ना तो हट जाएगा ये, या पहले चला ही जाता हूँ क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब मार्क करता हूँ 968.5 तो ये, एंड 968.5 ये, ठीक है फाइन। चलिए अब क्या पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी। अच्छा, नंदा देवी की टॉप से निकालना है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी ये रहा, यहां से आपको सैटेलाइट की ये दूरी निकालनी है, ठीक है। ये दूरी कैसे निकलेगी बताओ? ये 968.5 है, अभी अभी निकाला है हमने, ये क्या निकाला बेटा? हाँ 968.5 अभी भी निकाला है ना, सेम आएगी। अच्छा, और ये एंगल हमको पता है 30 डिग्री, यस सही पॉइंट पकड़े हो आप, है ना, ये एंगल पकड़ा है आपने 30 डिग्री। सो ये नीचे है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसमें होता है? cos थीटा। सो cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस, बेस बोले तो AG डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बोले तो AF। तो ये AF की दूरी, AF आपको चाहिए, AG गिवन है ना। cos 30 कितना होता है जल्दी बोलो 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 बोलो, √3/2। AG जो है 968.5 है ही सही, डिवाइडेड बाय AF, AF आपको पता करना है।
सो द आंसर विल बी, देखो डबल, पहले आपने आधा किया था, अब आप डबल कर दोगे तो वही 1937 हो गया ना। सो AF की वैल्यू हो गई बेटा, इसको डबल कर दो 1937 डिवाइडेड बाय √3 किलोमीटर्स। अब हम ऑलरेडी सब किलोमीटर्स, तो इसको आप इतना भी मार्क करके आओगे तो आपका आंसर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे 1937 डिवाइड बाय √3, क्योंकि √3 की जब तक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन है तो फिर आपको नहीं पुटअप करनी। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन ऑप्शंस में आता है MCQ में, तो MCQ में क्या है, वैल्यू पुटअप की हुई होती है, तो फिर वहां पे उल्टा हमारे लिए काम बढ़ जाता है, √3 की वैल्यू 1.732 से डिवाइड भी करके आपको देखना पड़ता है √3 की वैल्यू को, है ना, 1.73 से डिवाइड करें। लेकिन जब तक ये सब्जेक्टिव पेपर है तो आप इसको इतना छोड़ सकते हो, उसके आगे आपको सोल्व नहीं करना क्लास 10th लेवल पे। बताओ पहला क्वेश्चन क्लियर है, दूसरे पे आए। दूसरा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ये मूल्यानागिरी। अब ये डिस्टेंस निकालनी है। तो आज बहुत दिनों के बाद हमारी क्या कहते हैं, कोरोना वाली यादें ताजा हो गई। कौन कौन आता था कोरोना में ऑनलाइन? बहुत टाइम से हमने ऑनलाइन क्लास ली नहीं थी। हाँ, देखो 10th क्लास ने क्या दिन दिखा दिए। सो द टाइम इज 9:21, एवरीवन कैन सी। तो फील गुड, ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम आते हैं, आप लोग याद करोगे कभी आप बड़े मुकाम पे पहुंच जाओगे तो सर हमको ऐसे पढ़ाते थे। ओके, हाँ तो ये निकालते हैं। तो इट इज 60 डिग्री, इट इज 968.5 अगेन, इट इज 968 क्योंकि आधा इधर था आधा इधर था। तो अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वापस cos 60 लगेगा क्या? बोलो, वापस cos 60 लगेगा? ऑब्वियस, बताओ, अभी भी तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, तो cos 60 लगा हुआ है ना, इक्वल टू बेस कितना है HP डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज PF, ये आपको पता करनी है। तो cos 60 इज 1/2, तो 1937 आ जाएगा इसका आंसर। तो HP आपको गिवन है इसी 968.5 डिवाइडेड बाय PF। सो PF हो जाएगी, मतलब सैटेलाइट से इस मूल्यानागिरी की टॉप की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी, इसका डबल कर दो, वही 1937 किलोमीटर। तो इसके आंसर है ना, इसके गिवन डेटा के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये फालतू में इधर उधर उलझाता है ना। देखो 1937 एक फिगर मिला हमको ना, उसी के इर्द गिर्द आंसर्स घूम रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? FP। अभी तो क्या 10th लेवल पे ज्यादा डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब थोड़े बड़े होंगे, कंपटीशन फाइट करोगे तो डेटा एनालिसिस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें यही सिखाया जाता है कि उसके फिगर को मत छोड़ो, बस उसके फिगर के आसपास का आंसर रहता है करीब करीब। ठीक है, बोलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, 1937 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये सब हट गया पर याद रखना 1937 है, करीब करीब सारे फिगर 1937 के आसपास के ही है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इफ अ माइलस्टोन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एट द टॉप ऑफ द मूल्यानागिरी माउंटेन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस माइलस्टोन फ्रॉम। माइलस्टोन क्या होता है पता है किसी को? डज एनीवन नो व्हाट इज अ माइलस्टोन? मील का पत्थर, हिंदी में बोलते हैं मील का पत्थर। बोलो, जानते हो माइलस्टोन क्या होता है? मील का पत्थर मतलब नहीं पता? किसी को नहीं पता? अच्छा, कभी ट्रिप पे गए हो तो हाईवे पे इस तरीके के कुछ एक मार्कर्स लगे रहते हैं, इस पे लिखा रहता है निवाई 30 किलोमीटर, फिर आगे लिखा रहेगा जयपुर, मतलब रोड के साइड में देखें? बोलो। यस सर। तो उन्हीं को कहते हैं माइलस्टोन, है ना। एक मार्कर होते हैं भाई, ये दूरी इससे इतनी ज्यादा इतनी कम है। तो क्या कह रहा है ये कहता है कि एक माइलस्टोन है, जो कि माइलस्टोन कहाँ होगा? रोड पे ही तो होगा, हवा में तो होगा नहीं। तो दैट मीन्स D और S के बीच में कहीं एक पॉइंट है जिसको माइलस्टोन का नाम दे दिया गया, M फॉर माइलस्टोन रख देंगे, है ना। अब ये जो माइलस्टोन है ये मूल्यानागिरी के टॉप से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। मूल्यानागिरी ये रही, इसके टॉप से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? लेट्स से ये माइलस्टोन यहाँ पर है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब इधर बना देता हूँ, देखो ऐसे। ठीक है, ये हाइट कितनी थी हमको गिवन थी, सही कितनी की गिवन थी बताना? 1937 मीटर, है ना। तो आपको पता लगाना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। तो इस माइलस्टोन मान लो ये M है, ये S था, ये P था, तो MS डिस्टेंस निकालनी है, वेरी इजी। MS डिस्टेंस निकालनी है वेरी इजी। जब 45 डिग्री का एंगल बनता है तो वैसे भी परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये और ये वैसे भी बराबर होते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये भी कितना आ जाएगा? 1937 मीटर। और अगर नहीं समझ में आए तो 1045 लगा दो, 1045 इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? PS डिवाइडेड बाय बेस क्या है? MS। तो 1045 की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 की वैल्यू जैसे मैं 1 रखूंगा इसकी वैल्यू, तो PS बराबर MS हो जाएगा। तो PS अगर 1937 है तो MS भी 1937, तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 मीटर्स। बताओ कोई डाउट?
बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट? तो इजी था तो काफी। यस सर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा। अब की बार वो कह रहा है, देखो इसमें तो एंगल देकर और डिस्टेंस पूछ रहा है उस माइलस्टोन का। अब की बार क्या कह रहा है, एक आदमी खड़ा कर दिया, जैसे पहले माइलस्टोन खड़ा किया था तो अब आदमी खड़ा कर दिया रोड पे। तो एक ही बात है ना, माइलस्टोन कहूं या आदमी कहूं, हम तो एक पॉइंट से डिनोट कराएंगे भाई, माइलस्टोन भी एक पॉइंट हमारे लिए, आदमी भी एक पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब की बार दूरी दे दी और एंगल पूछ लिया। पिछली बार एंगल देके दूरी पूछ लिया, अभी एंगल दूरी देके एंगल पूछ लिया। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 7816 फ्रॉम नंदा देवी। नंदा देवी से कोई 7816 दूर खड़ा है, लेट्स यहाँ खड़ा है मैन, मान लो सी ही ऐसे मान लो, है ना, चलो इसी में मान लो, हाँ लेट्स से ये सी ही वो आदमी है, ये कितना दूर खड़ा है, कितना दूर खड़ा है 7816। और पता है देखो फिगर छोड़ ही नहीं रहा, वो पकड़ के बैठा है फिगर को, यही फिगर यहाँ पर है, पता नहीं क्या है ना, इस फिगर को छोड़ ही नहीं रहा है ना। तो अब अगर 7816 यहाँ 7816 यहाँ, तो आप बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर है, अगले क्वेश्चन में पिछले का आंसर है। बोलो 45 डिग्री आएगा नहीं आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो सेम टू सेम, 1/1 1, तो 1 आएगा, तो यानी कि 1045 भी तो 1 होता है, बताओ बोलो बोलो, समझ आया? इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बोलो, रिप्लाई करो यस बच्चों। सर। यस सर। ठीक है, तो बताओ लास्ट वाली केस स्टडी में सही किया है सबने? कितने क्वेश्चन सही किए हैं? टेल मी, लास्ट वाली केस स्टडी में कितने सही हुए? हम्म, 2। दो सही हुए। अच्छा, वो लॉजिक पकड़ के चलना बेटा, अगेन एंड अगेन ये पूरी क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये डिस्टेंस चिन्नी सी है इसके आगे, मतलब मायने ही नहीं रखती है कुछ, मतलब क्या कहते हैं उसको, विशाल पहाड़ के आगे एक बिल्कुल एक मुट्ठी भर रेत के बराबर है वो, है ना। तो फिर हम इन दोनों को बराबर मान लेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल। ये 1937, तो इसको भी 1937 से ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि 90 हमने सॉल्व करके भी देखा एक्चुअली। देखो हम जिद पे अड़ गए कि नहीं मैं तो सॉल्व करके देखूंगा, बराबर क्यों मानूं, तो हमने सॉल्व करके देख लिया, तो क्या ही उखाड़ लिया 1936.99 और स्टिल गोइंग, कुछ नंबर्स और भी थे आगे, तो 1936.99 एंड स्टिल गोइंग, तो इट इज एज इक्वल एज 1937। ठीक है, ये बात याद रखेंगे ना, जब इस तरीके के क्वेश्चन आया तो इस तरीके से इनको अप्रोच करना। ठीक है, करें बाइंड अप क्लास को? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? बोलो, नो डाउट्स? बोलो सुप्रिया, साक्षी, नितिशा, निकिता, गौनिका, मुस्कान, बोलो सब लोग बोलो, अरे बोल दो, बिठाए रखोगे क्या? नो सर। ओके, चलो ठीक है, तो दैट इज इट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, नो हैव अ नाइस नाइट, हैव अ नाइस स्लीप एक्चुअली, अब सोने का टाइम आ गया आपका, ठीक है ना। एंड गुड नाइट टू ऑल, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम विशिंग यू ए गुड नाइट टू ऑल, ठीक है, एंड कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट, बाय बाय। सर कल आएंगे? कल देखो क्लास तो करेंगे हम, 6.3 खत्म किया था, तो अब उस चैप्टर को छोड़ेंगे तो नहीं, आरबीएससी वाले तो खैर आएंगे ही आएंगे, एंड सीबीएसई वाले ज्वाइन करना चाहें तो उनकी मर्जी है, नहीं तो फिर अब आप क्या टेस्ट देने ही आओगे, हो गया सारा सब कुछ। अगर आपको कोई डाउट है या किसी के माइंड में कुछ है कि ये करवाना है वो करवाना है, तो आप शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना, मेरे को कॉल कर देना, तो उस हिसाब से फिर अभी बचे हुए दिन को यूटिलाइज करेंगे हम। क्योंकि अब देखो इन दिनों में मेरी प्लानिंग नहीं चलेगी, मेरी प्लानिंग तो चलनी थी जितनी चल गई, अब आपकी प्लानिंग चलेगी, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आप सामने आओ कि सर ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो, मना किसी के लिए नहीं करूंगा, लेकिन आगे होकर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आगे होकर मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मुझे क्या पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको क्या नहीं आता, मतलब इतना क्लियरली मुझे नहीं पता ना। ठीक है, सो आप जैसा कहेंगे वैसे कर लेंगे। कल तो एक बार के लिए 6.4 6.5 कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को बीच में छोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और 6.4 6.5 आरबीएससी की आरबीआर आ भी रहा है, अगर नहीं आ रहा होता तो चलो छोड़ भी देते हैं। तो आरबीएससी कल आपको तो आना है, आपके लिए कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इवनिंग वाली क्लास में आना है आपको, 6.4 6.5 खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आप चाहो तो आप भी छुट्टी पे जाके और अपनी सेल्फ स्टडियां कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट संडे को फिर सेकंड प्री बोर्ड तो है सो है, ठीक है ना, ओके, चलिए बाय बाय।